नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब लोग घर बैठ कर के तैयारी कर रहे होंगे और इस समय का सदुपयोग कर रहे होंगे, क्योंकि कोरोना के समय के अंदर हर एक व्यक्ति परेशान है और आप घर बैठ कर के सुबह जो हिंदी क्लास आ रही है वो भी देख रहे होंगे और शाम को जो टेस्ट पेपर आ रहा है वो भी देख रहे होंगे। आज का हमारा जो ये वीडियो है ये मनोविज्ञान के प्रश्नों पर बनाया गया है। रीट 2015 के पेपर में मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रस्तुत हुए हैं उनकी चर्चा आज के वीडियो में की गई है। आप सभी जने इस वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, अपने सभी मिलने वालों तक लोगों को कहें। और अगर आप रोज वीडियो देख रहे हैं और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो अब हमारे प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम क्या होता है? ये रिक्त स्थान है ना। मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम क्या होता है? पहला ऑप्शन है तनाव, दूसरा है पिछड़ापन, तीसरा है डिसलेक्सिया, चौथा कोई नहीं। बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है डिसलेक्सिया। ये मस्तिष्क की संरचना और कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा नंबर 2 प्रश्न, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि रिक्त स्थान है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। ध्यान रखना, अब इसमें यह बताना आपको कि उनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है। यानी जिन बालकों की बुद्धि लब्धि रिक्त स्थान है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। पहला ऑप्शन है 70 से कम, दूसरा है 70 से ऊपर या अधिक, तीसरा है 80 से 100 के बीच और चौथा है कोई नहीं। बताओ। देखिए, इसमें सही उत्तर जो होगा वो हमारा होगा 70 से कम, क्योंकि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती हैं उन्हें ही मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थान बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। अमूर्तमान प्रत्यय का मतलब होता है परिभाषा, सिद्धांत या कोई नियम जिन्हें हम शीघ्र ही याद कर सकें, वो अमूर्तमान प्रत्यय होते हैं। अब ये कहते हैं कि कौन से स्तर के बालक होते हैं जो अमूर्तमान प्रत्ययों को जल्द ही ग्रहण कर लेते हैं, जल्द ही स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे कौन से होते हैं? तो यहां पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पिछड़े बालक, दूसरा है प्रतिभाशाली बालक, तीसरा है मानसिक रूप से पिछड़े बालक, चौथा कोई नहीं। बताइए। यहां पर देखो पिछड़े बालक तो परिभाषाएं ये याद कर ही नहीं पाएंगे, मानसिक रूप से पिछड़े वो भी नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है कि यहां प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वही बालक अमूर्तमान प्रत्ययों को जल्द ही ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। पहला समस्या समाधान विधि, दूसरा व्यक्तिगत विधि, तीसरा रक्षात्मक यांत्रिकता और चौथा कोई नहीं। ये सपोज मानो आप एग्जाम देने गए और आपका एग्जाम पेपर अच्छा नहीं हुआ, पेपर में जो आशा थी उतना हम नहीं कर पाए, तो आपके दिमाग में एक तनाव आ गया। अब आपको तनाव को कम करना है, तो आप इन 3-4 में से क्या करेंगे? देखो, इसमें सही उत्तर होगा रक्षात्मक यांत्रिकता, क्योंकि इसमें हम रक्षा युक्ति लगाएंगे। पेपर अच्छा नहीं हुआ तो हम ये कहेंगे
कि पेपर की लैंग्वेज अच्छी नहीं आई, हमने तो खूब पढ़ाई की थी, इस कारण से सफल नहीं हो पाए, हम वो चीज यानी तनाव को कम करने के लिए किसी और पर आरोप को मढ़ देंगे, ठीक है ना, हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए ये रक्षात्मक यांत्रिकता इसमें सही माना गया है। नेक्स्ट, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं, बताओ, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं। अब देखो, स्वतंत्र, आश्रित, मध्यस्थ या कोई नहीं। देखो, स्वतंत्र चर जो होता है वो तो हमारा टीचर होता है। कौन होता है? टीचर। यानी हमारा जो अध्यापक होता है वो अध्यापक हमारा स्वतंत्र चर होता है। जबकि अगर कहा जाए विद्यार्थी, तो विद्यार्थी हमेशा आश्रित होता है। और यहां जो मध्यस्थ है, जो इस टीचर और विद्यार्थी के बीच का कार्य करेगा, वो हमारी पाठ्य पुस्तक है। क्या ये? पाठ्य पुस्तक। ये हमारा मध्यस्थ का रूप बन जाएगा। अब जैसे पिछले प्रश्न में आया था शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं, तो क्या हो गया? आश्रित। अब अगर आ जाए कि शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक हैं, तो स्वतंत्र। अभी आ जाए कि शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक है, मध्यस्थ चर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? देखो, मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक या सीसीई। सीसीई पैटर्न तो होता है, निर्माण करना भी मूल्यांकन का रूप होता है, योगात्मक भी होता है, मानक नहीं होता है। मानक यहां मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एनसीएफ 2005 बल देता है। पहला ऑप्शन करके सीखने पर, दूसरा ऑप्शन रटने पर, तीसरा समस्या हल करने पर, या चौथा सभी। बताओ इसमें सही उत्तर क्या होगा? यहां करके सीखने पर बल देगा, ये इसका सही उत्तर माना गया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? पहला ऑप्शन शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा मूल्यांकन, तीसरा शिक्षण अनुभव और चौथा अधिगम अनुभव। देखो, त्रिकोण में शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, अधिगम के अनुभव होते हैं, मूल्यांकन होते हैं, लेकिन शिक्षण के अनुभव नहीं होते हैं। यानी स वाला विकल्प यहां सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं 40 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे, 48 घंटे। बताओ। 45 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है रिक्त स्थान की आयु पर। यानी किस आयु पर बच्चे में तर्क करना, जिज्ञासा, निरीक्षण की शक्ति विकसित हो जाती है? अब देखो, 6 वर्ष का बालक जिज्ञासा होती उसमें, लेकिन तर्क वितर्क नहीं कर सकता। तो यानी 6 वर्ष का बालक तो होगा नहीं, 6 नहीं होगा तो 7 भी नहीं होगा। अब बचा क्या? 9 और 11। अब 9 वर्ष के बालक में तर्क करने की रूपरेखा आ जाती है, जिज्ञासा हो जाती है, लेकिन निरीक्षण नहीं कर सकता। वो स्वयं की जांच करना, निरीक्षण करना नहीं कर सकता। तो यहां पर सही उत्तर माना गया है 11 वर्ष। क्या माना गया है? 11 वर्ष। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है।
शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या सभी? देखो, शारीरिक विकास जो है वो मांसपेशियों की वृद्धि है, स्नायु मंडल भी है, यानी दो यहां दिख रहा है। इसका मतलब यहां सही उत्तर जो माना जाएगा वो द माना जाएगा, क्योंकि यहां तीनों ही रूप सही माने गए हैं शारीरिक विकास के। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 12वां प्रश्न है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसने कहा था? वुडवर्थ, रोस, एनास्टसी या कोई नहीं? बताओ। इसका सही उत्तर है रोस। क्या उत्तर है? रोस। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? वंशानुक्रम का नियम नहीं है। समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या अभिप्रेरणा? बताओ देखें, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? कौन नहीं होगा? यहां देखो, अभिप्रेरणा जो है ये वंशानुक्रम का नियम नहीं है। समानता होता है, भिन्नता भी होता है, प्रत्यागमन भी होता है, लेकिन अभिप्रेरणा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। अधिगम को श्रेष्ठ बनाने का सर्वोच्च राजमार्ग जो माना गया है वो अभिप्रेरणा मानी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, रिक्त स्थान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं। बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं। देखो, यहां विकल्प है 3 अथवा 4 वर्ष में, दूसरा 6 अथवा 7 वर्ष में, तीसरा 8 अथवा 9 वर्ष में, चौथा कोई नहीं। यहां सही उत्तर होगा 8 अथवा 9 वर्ष में, यानी 8 या 9 वर्ष के बालक की दृष्टि और श्रवण की जो सुनने की शक्ति होती है वो पूर्ण रूप में विकसित हो जाती हैं। यानी इस समय का बालक ध्यान पूर्वक सुनना और हर चीज को ध्यान केंद्रित बनाते हुए देखना सीखना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस अवस्था में, यानी आपको ये 4 अवस्थाएं दी गई हैं, इन 4 अवस्थाओं में एक अवस्था ऐसी है जिसके अंतर्गत आपको यहां यह बताना है कि कौन सी अवस्था है जिसमें बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। 4 विकल्प हैं। पहला है शैशव अवस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति, अब आपको पता होना चाहिए कि शैशव अवस्था में तो बच्चा छोटा होता है, शिशु होता है, उस वक्त तो उसमें घूमने की प्रवृत्ति होगी नहीं, खोज कैसे करेगा वो। किशोरावस्था में तो वह लड़की या किसी और के प्रति आकृष्ट होना, सामाजिक कार्यों में भूमिकाएं अदा करना, इस रूप में चालू हो जाएगा। और यहाँ पर प्रौढ़ावस्था की बात की जाए तो यहाँ पर वो कहते हैं कि वो थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है और वहां सामाजिक कार्यों में पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझना शुरू कर देता है। लेकिन उत्तर बाल्यावस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक हर चीज के बारे में जानने की कोशिश करता है और वह स्वच्छंद घूमना चाहता है, मित्र मंडलियों के साथ रहता है और वह घूम करके ही घूमना, स्वच्छंद रूप में घूमना उसकी प्रवृत्ति में बढ़ जाता है। तो यहां पर सही उत्तर जो होगा हमारा वो होगा उत्तर बाल्यावस्था। ये थे हमारे आज के मनोविज्ञान के कुछ प्रश्न। इस प्रकार हम लोग कुछ प्रश्नों को यहां प्रस्तुत कर रहे हैं
थोड़े थोड़े प्रश्न इसलिए दिए गए हैं ताकि आप इन वीडियो को फटाफट देखें और पहले के प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करके अपने ज्ञान को, अपनी जानकारी को बढ़ा सकें। और जितना हो सके आप लोग इन वीडियो को देखते जाएं, समझते जाएं। अगर हो सके तो इन प्रश्नों को लिख लें, नहीं तो इन वीडियोस को सेव कर लें। कारण क्या है कि अगर ये वीडियो आपके पास सेव रहेंगे तो आप लोग कभी भी इनको वीडियो को देख सकते हैं। अगर नहीं तो आप इनको प्रश्न बना करके अपनी कॉपी में लिख लें, ताकि याद रहे कि 2011 के अंदर मनोविज्ञान में प्रश्न कैसे आए थे, 2012 में कैसे आए थे, 2015 में कैसे आए थे। तो ये सारी जानकारी हमें होनी चाहिए, ठीक है ना। जब तक हमें सामान्य जानकारी नहीं होगी तब तक हम इनका विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग घर स्टडी करें, तैयारी अच्छी करें, तैयारी को और मजबूत बनाने का प्रयास करें। मेरा पूर्ण रूप में प्रयास रहेगा कि आपकी तैयारी को बहुत अच्छी बना सकूं। इसके लिए मैं रोज सुबह भी क्लास दे रहा हूं, शाम को भी, यानी नाइट के 9 बजे भी मैं रोज टेस्ट का वीडियो बना रहा हूं, ताकि इसमें केवल आप लोगों का अधिक से अधिक फायदा हो सके। अब आप लोग ये देखते हैं नहीं देखते हैं वो जिम्मेदारी आपकी है भाई। देखो, मेरा उद्देश्य है यहां पर आप लोगों को बताना, समझाना, पढ़ाना, पिछले आए पेपरों की जानकारी देना। आपका उद्देश्य यह है कि इन वीडियो को ध्यानपूर्वक देख करके अपनी तैयारी को और भी सुदृढ़ बनाना है, ठीक है। इन प्रश्नों को देखें, इनके बारे में कमेंट करें, क्या स्कोर रहा मुझे बताएं। इन वीडियो को शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।